इसमें जो हैवीनेस थी पिछले वाले टॉपिक्स में, अगरचे वो इंटरेस्टिंग भी बहुत थे, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो कि सिंपल तो हैं लेकिन इनमें वो हैवीनेस नहीं है और इंटरेस्टिंग भी हैं। इसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ आ रही है, वेरिएशन। ठीक है, एक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन के हवाले से हमारी हल्की फुल्की डिस्कशन जो हो चुकी है उसके उसमें जो वेरिएशन है उसमें हमने दो तरह से वेरिएशन पढ़ी है। ठीक है, और वो है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट वेरिएशन क्या है? या हमने कहा था कि किसी फ्लावर का सीड होगा येलो, या हमने पढ़ा था कि किसी प्लांट का सीड होगा ग्रीन। ठीक है, या हमने ये पढ़ा था कि उसकी हाइट होगी टॉल, या हमने ये पढ़ा था कि उसकी हाइट होगी डॉर्फ। या फिर हमने एक फिनोमेना और पढ़ा था जिसमें ब्लैक और वाइट के दरमियान में ग्रे शेड भी थे। ब्लैक एंड वाइट नहीं बल्कि ब्लैक, ग्रे और वाइट था। ये असल में मैं वो टर्म यूज कर रहा हूँ जो कहते हैं कि जी बहुत क्लियर डिफरेंस हो ना, कि कोई दो चीजों में बहुत क्लियर डिफरेंस हो, तो उसको कहते हैं कि देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस मतलब बहुत ही सफेद और काला अलग अलग नजर आ रहे हैं। ग्रे वो चीज होती है जो कि दरमियान में कुछ मिक्सचर होता है। तो हमें ऐसे भी नजर आए कि जिसमें जो है वो ज्यादा वैरायटी थी, जैसे ए बी के दरमियान में हमें ए बी और ओ की वैरायटीज भी नजर आई। ठीक है, ब्लड ग्रुप में। लेकिन ये वो वैरायटीज हैं विच आर not much varied throughout a group of people। मतलब ये कि अगर आप कंसिडर करें ना, किसी एक पॉपुलेशन में अगर आप कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में कितनी वैरायटीज आएंगी? ए बी और ओ। ठीक है, ये चार वैरायटीज आएंगी। अगर आप आई कलर डिस्कस करते हैं। हमारे उसमें हमारे सिलेबस में पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं है, जो ब्लड ग्रुप का। नहीं, वो नहीं है। वो भी बहुत मजे की चीज है, लेकिन चलें इसमें। अच्छा, उसके बाद आई कलर नहीं, लेकिन ए बी और ओ ने तो यही रहना है बेटा। आगे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है वो उनकी, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की आप बात कर रहे हैं ना, इनकी जीनोटाइप भी बिल्कुल डिफरेंट है और इनकी फिनोटाइप भी बिल्कुल डिफरेंट है। यानी उस जीन का इस जीन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल अलग जीनोटाइप के जीन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स के लिए। तो इसलिए आप सिर्फ बात करेंगे यहां पर ब्लड ग्रुप की, जीनोटाइप की जब आप बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी वैरायटी हमने ये पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आई कलर है। अब आई कलर में किसी एक पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा कितने कलर हो जाएंगे? ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ब्लू। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा कलर होते हैं। ठीक है, और कोई एक दो शेड्स हो जाएंगे, ये कोई इतनी बहुत आउटस्टैंडिंग वैरायटी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर को किस तरह की वैरायटी चाहिए जो सर कह रहे हैं कि कोई आउटस्टैंडिंग वैरायटी नहीं है। बेटा, एक ऐसी वैरायटी विच इज नॉट इवन कॉमन इन 3 पर्सन, नॉट इवन कॉमन इन फॉर चलें, नॉट इवन कॉमन इन 5 पर्सन ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन। सम टाइम ये होता है कि वो ऐसी वैरायटी होती है कि जो कि 5 लोगों में भी कॉमन नहीं होता कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 लोग इकट्ठे करते हैं ना, 20 लोग इकट्ठे करते हैं, तो उनमें ए वाले आपको काफी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, मैं स्टैटिस्टिकली बात करता हूं, मेरे पास एक टेबल है ए बी और ओ। अब इसमें मेरे पास आ जाते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग आ जाते हैं जो ए ब्लड ग्रुप के हैं। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाते हैं ए बी के 1 2 3, 3 मेरे पास आ जाते हैं, 5 इसके आ जाते हैं, या 6 इसके आ जाते हैं और 4 इसके आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास, अब इसका मतलब है कि ये टोटल कितने पर्सन हैं? ये 20 पर्सन हैं। लेकिन ऐसे कैरेक्टर जो आपको 20 पर्सन में भी, यानी 20 लोगों में भी बहुत ज्यादा वैरायटी शो करें, ऐसे कैरेक्टर भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर। स्किन कलर और हाइट दोनों की जीनोटाइप डिफरेंट है, दोनों जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं।
अच्छा, इसी तरीके से ये भी जेनेटिक, ये भी जेनेटिक। एक और कैरेक्टर जिसका ताल्लुक हमारे जीन्स के साथ है वो वेट भी है। इनकी वैरायटीज वो होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वेरी करती हैं पूरी थ्रू आउट पॉपुलेशन में। ठीक है बेटा, जो लिमिटेड वैरायटी वाले, मुझे पता है आप एक दो क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। जो कैरेक्टर होते हैं ना जिनकी वैरायटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड वैरायटी, उनको हम एक पॉपुलेशन के अंदर 50 लोगों में उनकी वैरायटी लिमिटेड होती है तो उनको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। और ऐसे कैरेक्टर जो 50 लोगों में आपको बहुत ज्यादा वेरिएट करते नजर आते हैं, 50 लोगों में, 100 लोगों के सैंपल में बहुत ज्यादा वेरिएट करते नजर आते हैं, ठीक है, मच वेरिड, तो ऐसे कैरेक्टर्स को आप क्या कहते हैं बेटा? ऐसे कैरेक्टर्स को आप कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर इंचेस के हिसाब से आप लगा लेते हैं, आमतौर पे सेंटीमीटर्स के हिसाब से भी हाइट को देखा जाता है। जैसे 6 फीट जो है वो 180 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आप क्या बनाते हैं? एक पूरा ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ रखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, नहीं, आप जो वाई एक्सिस है उस पे आप रखते हैं हाइट, और यहाँ आप रखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट ग्राफ जो उसका ग्राफ आता है ना अपना, इसका जो आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन का ग्राफ आता है वो हमेशा बेल शेप्ड ग्राफ आता है, ऐसे ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ क्यों आता है? क्योंकि इसमें आपके, फर्ज करें कि आप शुरू कर रहे हैं हाइट 180 सेंटीमीटर, 6 फीट होगा, तो मेरा ख्याल है 160 सेंटीमीटर होगा 4 फीट तक, 160 150 सेंटीमीटर। आप अगर स्टार्ट करते हैं ना 150 सेंटीमीटर से, 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ ऐसे मिलेगा जिसमें हाइट भी ज्यादा हो रही है और नंबर ऑफ पर्सन्स भी इस तरफ को बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हाइट सबसे ज्यादा है और नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं उसमें, अब ये जो ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल उन्होंने वाई एक्सिस पर रखा हुआ, सुटेबल भी यही था, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएशन, अब देखें डार्क स्किन और लाइट स्किन के दरमियान में, ठीक है, इन्होंने बनाया हुआ है। अब सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो दरमियाने शेड के हैं, लेकिन इधर भी मौजूद हैं और इधर भी मौजूद हैं, ठीक है। ऐसी वेरिएशन जिसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला काम ना हो बल्कि पूरी पॉपुलेशन में वो कैरेक्टर वेरी कर रहा हो, उसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। और ये देखिए, ये एक ऐसी वेरिएशन है कि जो यस एंड नो में है, यस एंड नो में या ब्लैक एंड व्हाइट में है, या आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। जैसे उस दिन हमने फिल ब्रैडफील्ड की बुक खोली थी तो मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाए थे जो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग टंग रोलर्स होते हैं, कुछ लोग अपने सीधे हाथ को जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, कुछ का अंगूठा बेंड हो सकता है, ये वाले, ठीक है। अब ये जितने कैरेक्टर्स है बेटा, ये सारे यस एंड नो है, ये सारे यस एंड नो और ब्लैक एंड व्हाइट वाले हैं, ठीक है। ये सब के सब डिसकंटिन्यूअसली वेरिड हैं। ये एक दफा एक पॉपुलेशन में जो है वो ये यस और नो की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर जिसकी इतनी ज्यादा ट्रेड्स हों, इतनी ज्यादा फिनोटाइप्स हों कि वो किसी भी एक पॉपुलेशन में मुस्तकिल वेरी करता रहे, उसको आप कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, P6 में आपको इसके लाजमन मिलेंगे ग्राफ्स, लाजमी इसके ग्राफ आपको P6 में मिलेंगे। ग्राफ, जी बेटा अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप? अच्छा नहीं, उसका तो समझ आ गया। अच्छा यस, ये डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का सही समझ में है कि जैसे अगर यस और नो से, जैसे अगर किसी का आई कलर ब्राउन है हाँ, और किसी का ब्राउन, हाँ हाँ। ब्लू, मतलब रेयर होता है ब्लू, तो ये अब कौन से होगी? हम्म। ये अब जैसे डिसकंटिन्यू, नंबर ऑफ आप, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। किसी की ब्राउन होती है, किसमें? किसी की आइज में, लेकिन नहीं किसी की, देखें, वैरायटी आप इस हिसाब से ना देखें कि कितने लोगों में ब्राउन और कितने लोगों में ब्लू होती है। आप ये देखें कि वो वैरायटी एग्जिस्ट कितनी करती है, कितने शेड्स में एग्जिस्ट करती है। आई कलर किसी एक पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा 4 शेड्स में एग्जिस्ट करेगा, या बहुत भी होगा तो 5 शेड्स में। यहां आप जब बात करते हैं तो आप बनाना शुरू करते हैं 140 सेंटीमीटर से
शुरू करते हैं और 180 सेंटीमीटर तक जाते हैं, ठीक है। और उसके दरमियान में आपको बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है, जो आपको ये बताता है कि आप दरमियान का कद सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन उसके इधर भी लोग मौजूद हैं, इधर भी लोग मौजूद हैं, मुस्तकिल। यहाँ क्या है, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ ना, देखें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपने वाई एक्सिस पे रखे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल में आपने बना दिए ग्रुप 0, 20, 40, 60, 100, ठीक है। और यहाँ पर आपने लगा दिए जनाब ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ब्लू कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है, और ग्रे कलर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्लू कलर ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 20 लोगों में, ब्लू तो बहुत रेयर है, ब्लैक जो है वो उस पॉपुलेशन के 100 लोगों में है, और ग्रे जो है वो उस पॉपुलेशन के 40 लोगों में, ठीक है। अब ये आपको जो ग्राफ मिल रहे हैं, इसमें आपको ये नहीं पता लग रहा, इसमें आपको ये नहीं पता लग रहा कि जो दरमियान में लोग हैं, या सॉरी, जो वेरिएशन है, आपको ये पता है कि हाँ इतने लोगों में, हमारे पास सैंपल कितने लोगों का है, उनमें से इतने लोगों में ब्लैक है, इतने लोगों में ब्लू है, इतने लोगों में ग्रे है, बस ये 3 वैरायटीज हैं, ठीक है। आप वैरायटी देखें, यहां पर वैरायटी देखें और यहां पर वैरायटी देखें। यहां पर वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं, और यहां नंबर ऑफ कैरेक्टर वैरायटी या ट्रेट वैरायटी सिर्फ 3 है। बात वैरायटी की हो रही है, ऐसा कैरेक्टर जिसके ट्रेड्स बहुत ज्यादा हों, जिसके ट्रेड्स को आप डिफाइन ही ना कर सक रहे हो। अब स्किन शेड है, स्किन शेड है, ठीक है। अब स्किन शेड का ग्राफ वहां बना हुआ है, हम दोबारा बनाते हैं यहाँ पर। स्किन शेड का ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, ये ग्राफ है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ पीपल रख देते हैं, नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है। और यहाँ पर आप रख देते हैं स्किन शेड, यहाँ पर आप डार्क रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो डस्की रखते हैं, इसको हम सांवला भी कहते हैं। और यहाँ पर आप रखते हैं फेयर, ठीक है। और यहाँ आप नंबर बना देते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 50, 100, 150, ठीक है। अब आप जो डार्क का शेड होगा, डार्क वाला ग्राफ, वो आप फॉर एग्जांपल अपनी पॉपुलेशन में 30 तक लेकर आते हैं, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन में बाकायदा डार्क एज्यूम कर लें 30 है। डस्की जो है वो ज्यादातर हम कहते हैं कि 150 तक हमारा डस्की है, ठीक है। और फेयर जो है वो हमारा वो 10 तक है। एक सैंपल हमने कलेक्ट किया, उसमें से ये जो है वो हमारे पास एक वैरायटी निकली। अब आप यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो ग्राफ का डिफरेंस देखें, जब भी ऐसा ग्राफ होगा बेटा वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगी। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि एक खास तरह के नंबर ऑफ वैरायटीज शो करने के बाद उसकी वैरायटी खत्म हो जाती है, बस ये तो मतलब लिमिटेड कि वैरायटी अगर होती है। आपके बार ग्राफ आएगा तो आपको सीधा सीधा पता चलता है कि डिसकंटिन्यूस है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी निशानी है, ये तो बहुत बड़ी निशानी है। अगर बार ग्राफ है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर बेल शेप ग्राफ है तो वो कंटिन्यूअस है। और उसकी वजह भी आपको मैं बता रहा हूं ना, कि आपका ये ग्राफ जब बनेगा तो यहां पर आपके पास कैटेगरीज होंगी, ठीक है। अब लिमिटेड वैरायटी जब होती है, वैरायटी है, ठीक है, हम कहते हैं कि मोर देन, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं जी, मोर देन 3 वेरिएशंस मौजूद हैं आई कलर में या स्किन कलर में, एज्यूम कर ले मोर देन 3 वेरिएशन, 1, 2, 3, इससे ज्यादा है, कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ठीक है, या 7 हो जाएंगी, फर्ज कर लिया 7 हो जाएंगी, वो भी लिमिटेड है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बकायदा वेरी करता है पूरी पॉपुलेशन के अंदर और कसरत से वेरी करता है, वो स्किन कलर है, वो हाइट है, वो ये अच्छा सॉरी, मैंने स्किन कलर एमी बिला वजह लिख दिया यहाँ पे, ओहो, स्किन कलर भी उसी में आता है, क्योंकि स्किन कलर जो है वो भी वेरी करता है। स्किन कलर की 3 कैटेगरीज तो होती नहीं है, एमी बिला वजह मैंने बना दिया, सॉरी। यहाँ पर आई कलर आएगा। आई कलर जो है वो जिसको कहते हैं कि वो है जो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, जिसकी वैरायटीज कम है। स्किन कलर कंटिन्यूअस है, वैरायटीज ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो यहाँ आई कलर का ग्राफ मैंने बना दिया था आपको। तो अब यहाँ पर आप गौर करें, ये देखें, वो सीधी सीधी बात कर रहा है, डबल आईलिड्स कोई है इसमें ना, ट्रेट है डबल आईलिड, सिंगल आईलिड और डबल आईलिड, ठीक है, ये एक ट्रेट है। कुछ लोगों में सिंगल आईलिड है, कुछ लोगों में सिंगल आईलिड नहीं है, कुछ में डबल है, कुछ में सिंगल है, ठीक है। आईलिड डबल होना और आईलिड सिंगल होना, 1 मिनट, इसको क्लियरली, डबल eyelids in humans, double eyelid,
डबल आइडेड का मतलब ये जो ये वाला है, अंदर की तरफ जरा ज्यादा निकला हुआ है। मतलब चाइनीज के जैसे नीचे वाले में नहीं होते। या ये वाला है, ये होगा। ये तो ट्रिपल आईलिड है। ट्रिपल आईलिड लिखा है। डबल आईलिड टेप, हाँ ये देखे ना, ये है डबल आईलिड, ये देखे एक दो डबल आईलिड। कुछ लोगों के जेनेटिकली होते हैं, बाकी लोग ये देखे। हॉरर मूवीज की हीरोइन लग रही है। तो कुछ लोगों में डबल डबल आईलिड है, कुछ में डबल आईलिड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखें, यस और नो है और नहीं है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस ये है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक लंबी कतार लगी हुई है, और आपको उसमें बकायदा नंबर भी मिल रहा है। आप देखें ना, इसमें आपको जो ये एक और चीज बड़ा बड़ा वाजे, बड़ा क्लियर डिफरेंस वो ये होता है कि ये जो होते हैं ये किसकी बेस पर वेरी करते हैं, क्वालिटेटिव, यानी यस और नो। जबकि ये एक दूसरे से वेरी करते हैं क्वांटिटेटिव, यानी इतने इतनों में ये कैरेक्टर है, और इतनों में ये कैरेक्टर, और इतनों में ये है, और इतनों में ये है, और इतनों में ये है। मतलब क्या हुआ कि आप बकायदा इसकी क्वांटिटेटिव कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इसका ग्राफ बन सकता है। तो इनको हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स या कंटिन्यूअस ट्रेड्स या कंटिन्यूअस वेरिएशन भी कहते हैं। मैं आपको अब क्लियरली डिफाइन कर देता हूं, एक क्लियरली मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड क्या होते हैं। कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड्स, द ट्रेड्स having multiple द ट्रेड्स, सॉरी कंटिन्यूअसली वेरिंग कैरेक्टर्स, ये बड़ा गलत हो गया, मुझे कैरेक्टर्स कहना चाहिए था। द कंटिन्यूअसली द कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर और ट्रेड पे मैंने आपको कल ही बताया था। द कैरेक्टर्स हैविंग मल्टीपल ट्रेड्स दैट कैन बी काउंटेड क्वांटिटेटिवली and produce a bell jar on a graph। इतना ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस हो, इतनी ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस हो कि वो बेल जार आपको दें एक ग्राफ पे, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है? आपका जो वैरायटी है हमारी, वो 140 सेंटीमीटर से कद की 180 सेंटीमीटर तक क्यों जा रही है, और 180 सेंटीमीटर से आगे जा चुकी है। अब बात 6 फीट से, अब बात आगे जा चुकी है, आपको 6 फीट से टॉल लोग बहुत से मिलते हैं, ठीक है। तो 140 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर जो है, इतनी लंबी बात क्यों जा रही है? अगर ये वैरायटी होती ना टोटल, जैसे 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक, तो भी इतना वेरिएशन नहीं होती, ये भी डिसकंटिन्यूअस काउंट होता। ये मुस्तकिल जो है, वो आप यूं कह लीजिए कि आप एक वो कर रहे हैं, मुस्तकिल एक वैरायटी चल रही है, और इसमें पीछे की तरफ भी वैरायटी अभी तक आ रही है, और आगे की तरफ की वैरायटी भी आ रही है। मतलब 180 सेंटीमीटर से पीछे आगे भी बात चल रही है, और पीछे भी बात आ रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो फिर आप उसको कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रेड कहते हैं, और दरमियान में तो कई होते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने का वैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पहले मैं रीजन बता दूं। बेटा इसमें होता यह है कि देर आर वेरियस एलील्स, वेरियस एलील्स नहीं कहना चाहिए, वेरियस जीन्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर के वेरियस जीन्स हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट की बात करता हूं, तो हाइट के फर्ज कर लें 10 जीन है, हाइट के फर्ज कर ले 10 जीन हैं, तो एलील्स कितने बनेंगे इसके? 20 एलील्स बनेंगे, ठीक है। हाइट के 20 एलील्स हैं। अब बात गौर से सुनिएगा, मोर
dominant alleles accumulated in a single organism, in a single individual, more, या आप यूं कह लें taller will be the height. Be the height. बेटा आप जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील जिस बंदे में जमा कर देंगे, अब 20 एलील्स है ना, एक बंदा है जिसके अंदर 14 डोमिनेंट है, बाकी रिसेसिव है, और कंपैरिजन करते हैं आप, एक बंदा है जिसके अंदर 10 डोमिनेंट है, बाकी रिसेसिव हैं, तो आपको ये बात पता लग जानी चाहिए कि अगर एक में 14 डोमिनेंट हैं तो उसकी हाइट ज्यादा होगी एलील। अब इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एवरी एलील इज शोइंग इट्स इफेक्ट, हर एलील अपनी वैरायटी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, हर एलील जो है वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 6 एलील्स हैं, 6 एलील्स डोमिनेंट हैं, तो एक छोटी सी हाइट एक डॉर्फ पर्सन होगा, जो कि आपके जो है जो जो कि जिसका कद डॉर्फ होगा, ठीक है। एक पर्सन है जिसके 16 एलील्स डोमिनेंट हैं, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पर डिपेंड कर रहा होता है। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ही ज्यादा वो कैरेक्टर जो है वो उस पर्सन में एग्जिस्ट करेगा। अब जरा सोचिए, अब जरा एक दफा सोचिएगा बेटा, एक पर्सन में 19 डोमिनेंट भी हो सकते हैं, एक पर्सन में 18 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्सन में 16 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, अप टू फॉर एग्जांपल 5 डोमिनेंट एलील्स, अच्छा इतने हो सकते हैं। कुछ अच्छा कुछ होता है कि जिन लोगों जी की मतलब हाइट नहीं बढ़ी होती उनसे कहते हैं कि आप लट्टा करो, उससे क्या जीन्स बढ़ नहीं जाते नहीं, हैं वो आपके। गलत है, बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाइट सिर्फ एक चीज से मैं भी परेशान होता था कि यार ये क्या, मुझे आज तक बायोलॉजिकली भी इस बात की समझ नहीं आई थी। और एक जिमर था, वो कोच था, उसने भी इस बात की तस्दीक की। कहता है कि लटकना जोड़ों का बेड़ा गर्क कर देता है, बिल्कुल नहीं लटकना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देता है। लटकने से बेहतर है कि आप अपना पोस्चर सीधा करें। ये आवाज तो नहीं कटी बेटा? नहीं अभी तक तो नहीं कटी। अच्छा, आप अपना पोस्चर सीधा करें, ठीक है। अपना पोस्चर सीधा करें तो आपका कद जो है वो 1-2 इंच तक चला जाएगा। 1-2 पोस्चर की एक्सरसाइजेस उसने बताई कि आप उन एक्सरसाइजेस को इस तरह करेंगे तो वो आपका कद जो है वो थोड़ा बहुत 1-2 इंचेस ऊपर चला जाएगा। लेकिन जेनेटिकली ये कद जो आपका डिफाइंड है वो लटकने से कभी भी नहीं होगा, आपके ये जोड़ रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाइट डज नॉट बिलोंग टू द एनी सॉर्ट ऑफ हैंगिंग एक्सरसाइज। आप पुलअप्स वगैरह कोई इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलील्स, अब इसका मतलब ये हुआ, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से नंबर शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है। 20 एलील डोमिनेंट, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, इतनी ज्यादा वैरायटी आना शुरू हो जाएगी कि आप कहेंगे कि ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। बड़ी मुश्किल से कोई से दो लोगों में कहीं ना कहीं, अब आप देखें हम इसको आप जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर बेटा। हम हाइट को, मैंने अभी जो ग्राफ बनाया है मैंने फीट में नहीं बनाया, मैंने इवन इंचेस में भी नहीं बनाया, मैंने सेंटीमीटर में बनाया है, क्योंकि जो वैरायटी होती है वो असल में सेंटीमीटर में नजर आती है। कोई से दो लोगों की जो वैरायटी होती है ना, वो सेंटीमीटर में नजर आ जाता है कि कोई से दो लोगों का कद सेम नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ हम ग्रुप किस तरह बनाते हैं। जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं ना, तो हम ग्राफ की ग्रुपिंग इस तरह करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है वो, अगर हम फीट में लेके जाएंगे तो फिर तो वो बार ग्राफ भी बन सकता है। फिर तो बार ग्राफ ही बनेगा, 6, 5, 4 इतने फीट का, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक्चुअली ये तरीका है ना, फिर आपने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन तलाश करने का। मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। मैं 140 सेंटीमीटर से शुरू करता हूँ। इसका ग्राफ इस तरह बनता है, 139.5 से 144.5 तक, ठीक है। फिर 140, इसको नहीं, सॉरी 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 सॉरी,
ये 5 का डिफरेंस आना चाहिए, यही बनेगा 139.5 से 144.5 और फिर 145.5 से गालबन दरमियान में तो वो मिस हो जाएगा, पूरा 1 सेंटीमीटर मिस हो जाएगा। इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से बनता है, ठहरे 140, चले इसको आप 140 से 145 कर लें, ठीक है। 145 से 150, 150 से 155, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, अब मुझे याद आ गया, 156 से 150, 151 से 155, 156 से 160, 161 से, क्योंकि पिछला वहीं पे खत्म हो जाएगा, 160 अगले ग्राफ में नहीं आ सकता। अगर मैं दोबारा यहाँ 160 लिखूंगा ना तो ये अगले ग्राफ में भी आ जाएगा, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। 165, 166 से 170, 171 से 175 और 176 से 180। अब बढ़ाते चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास लोग हैं टोटल, आपके पास सैंपल है कितने लोगों का, 100 लोगों का सैंपल है, ठीक है। अब वो 100 लोगों में आपके पास एज्यूम कर लें कि 7 इसमें है, ठीक है। उसके बाद 13 इसमें है, फिर आपके पास 20 इसमें है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जनाब 2 3 6 7 8, ओके 20 इसमें है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो 20, और हाँ उसके बाद यहाँ पर आपके पास हैं फॉर एग्जांपल 25 इसमें हैं और 25 इसमें है, ठीक है। 50 और ये हो गए 40, ये ज़्यादा ज़्यादा डाउन चला जाएगा। इसको हम सैंपल अगर अपना थोड़ा सा इन्हांस कर लें, फ़र्ज़ कर लिया, चलें देखते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद जो है इसको आप कर लें फॉर एग्जांपल, ये हम कर लेते हैं 17 और ये हम कर लेते हैं 17 के बाद इसको कर लेते हैं हम 23, ठीक है। 23 और 17 हमारे पास हो गए 40, 13 और 7 हमारे पास हो गए 60, ठीक है। 60 यहाँ तक हो गए। 60 के बाद यहाँ हम कर लेते हैं 25, 25 कितने हो गए, 60 और 25 हो गए 85, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं जी, हमारा ग्राफ अब यहाँ गिरेगा, 10 यहाँ कर लेते हैं, 3 यहाँ कर लेते हैं, 2 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं वेरिंग ट्रेट्स। ये बेटा मैं आपको सिर्फ इस वजह से इतना डिटेल में करवा रहा हूं क्योंकि मैं इसी का P6 आपको साथ करवा रहा हूं, इसका P6 मैं आपको साथ करवा रहा हूं, ठीक है। वरना ये टॉपिक इतना डिटेल था ही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ P6 के एंगल से आपको ये साथ करवा रहा हूं। ये ग्राफ बनाने के लिए आपको लाजमी आ सकता है। और यहां पर आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहां पर रखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, ये 7 से शुरू हो रहा है ना, तो आप इसको लगा लीजिए 10 से, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। 10-10 के वक्फे से आपने ये लगा लिया। और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये थे। यहाँ पे आप दोबारा वो ग्रुप बना लें, 140 टू 145 का एक ग्रुप, ठीक है। 146 टू 150 का एक ग्रुप, 151 टू 155 का एक ग्रुप, 156 टू 160 का एक ग्रुप, उसके बाद 161, 165, 166, 170, 170 टू 175, 176 टू 180, ठीक हो गया। अब जरा यहां से शुरू करें। पहला वाला ग्राफ कहां तक जा रहा है, 7 तक। इस ग्राफ को आप ऐसे बनाएंगे बेटा, ये और ये, यानी इस ग्रुप में 7 लोग, यहां पर 7 ये आ रहा है। इस पूरे ग्रुप को कितने लोग कवर कर रहे हैं, 7। अब अगला है 13, 13 आएगा यहां पर, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे आप ग्राफ को, ये और ये, इस ग्रुप को कवर कर रहे हैं 13 लोग, ठीक हो गया। अब आप यहां से शुरू करेंगे 17 से, 17 आएगा ऑलमोस्ट यहां पर, ये और इस ग्रुप को इतने लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए 156 टू 160, 23 लोग,
23 ऑलमोस्ट आना है यहां पर, ये इतने लोग कवर कर रहे हैं इसको। सैंपल हमारे पास छोटा था, ग्रुप ज्यादा बना लिया हमने, सैंपल बहुत छोटा था हमारे पास। अगला 25 है, यहां पर लगा लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे, फिर अब ये अमाउंट गिरेगी, 10, 3 और 2, 10, यहाँ, ठीक है। उसके बाद 3 इधर और 2 फिर इधर। अब ये अगर हमारे पास सैंपल ज्यादा होता ना तो ये हमारे पास प्रॉपर बेल कर्व आना था, लेकिन यहां भी कुछ ना कुछ हमने इसको क्रिएट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास टोटल जो फिगर आएगा उसमें कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड का मतलब ये है। अब आपको यहां समझ आ जाना चाहिए कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप बनाने पड़े हैं सिर्फ किस कैरेक्टर के ट्रेड्स के लिए, हाइट के ट्रेड्स के लिए। हाइट के ट्रेड्स के लिए आपको 8 ग्रुप बनाने पड़े, और जब आपको हाइट अभी के ट्रेड्स हमने के लिए, 5 5 का करके जी लिया है, इससे से आगे हैं। जी ठीक है। और अगर ये बेल प्रॉपर आना था, अगर हमारे पास सैंपल 1000 का होता और हम उसको इन 8 या 10 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करते ना, 1000 का ग्रुप अगर आप 10 में डिवाइड करें ना, 10 ग्रुप्स में 1000 बंदों का सैंपल 10 ग्रुप में, तो बड़ा प्यारा बेल कर्व आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड जज करने का, कि जब आपके पास ग्रुप्स हो और उन ग्रुप्स में भी वैरायटीज हो, ये देखें, ये हर ग्रुप में वैरायटीज हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आप इसको यस और नो में तो रख ही नहीं सकते। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? मैं जरा चार्जर सॉरी लगा, सॉरी सॉरी। 1 सेकंड के लिए रुक सकते हैं? हाँ जी, स्टार्ट करना। हम्म, मैं ये देख रहा था। वेरिएशन, वेरिएशन के पेजेस ही नहीं है, अजीब व गरीब बुक है भाई। पीछे जाकर इनके पेजेस उर्दू उर्दू की डायरेक्शन में आ गए हैं। अजीब सी B6 की बुक अरेंज की हुई है उन्होंने। स्ट्रेंज रिप्रोडक्शन, बिल्कुल उल्टा अरेंज किया हुआ है बुक को। हाँ, ये आगे मोनोहाइब्रिड इंहेरिटेंस, चीप ड्रामेबाजी है यार। फिर आगे cheap ड्रामेबाजी। इसमें मेरे पास ठीक तरह से वो है ही नहीं, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा जी, तो चलते हैं आगे। डिसकंटिन्यू, ये बेटा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन और कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो आपके डिफरेंस है, और ये बहुत क्लियर डिफरेंस है, इसका आप देख लीजिएगा। अब आते हैं बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पे, और वो है सिलेक्शन का टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट्स, ठीक है। बेटा देखिए, एक चीज़ होती है एवोल्यूशन,
एवोल्यूशन ये है कि जिसको हम कहते हैं कि चेंज विद टाइम। ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन, किसी भी चीज चीज में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन किसी भी चीज में अगर टाइम के साथ साथ चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है। अब ये जो एवोल्यूशन होती है, आमतौर पर एवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को मॉडिफाई करने का नाम होता है। यानी आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप जो है वो मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो यही फिनोमिना बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई होता है, बायोलॉजिकल थिंग्स पर भी, लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी जो है वो अप्लाई होता है। वो क्या है कि अक्रॉस द 1000 years, ऑन द कोर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स, इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं, मॉडिफाइंग द कैरेक्टर्स। कोई इनके कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर रहा है, कोई चीज इनके कैरेक्टर को मॉडिफाई कर रही है। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पहले नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कैरेक्टर जो है वो उस कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म ज्यादा एग्जिस्ट करना शुरू हो गए। यानी इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल यूं दे देते हैं कि एक है ब्राइट स्किन कलर, ब्राइट स्किन कलर ऑफ ये किसकी बात हो रही है, रैबिट की। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ रैबिट की। ठीक है। एक है ब्राइट स्किन कलर और एक है डार्क स्किन कलर्ड। ठीक है। अब ये इन दोनों में ये क्यों आया है, ये कैरेक्टर इस वजह से आया है क्योंकि ये कैरेक्टर जीन्स के जरिए डिफाइंड है। ये कैरेक्टर जीन के जरिए डिफाइंड है, ब्राइट स्किन कलर भी जीन के जरिए डिफाइंड है, डार्क स्किन कलर भी जीन के जरिए डिफाइंड है। अब कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से या ब्राइट स्किन कलर कामयाब होंगे या डार्क स्किन कलर कामयाब होंगे रैबिट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, ये मिसाल आपकी बुक में है इसलिए आपकी बुक से ही मिसाल निकाल के लाया हूँ। ब्राइट स्किन कलर्ड और डार्क स्किन कलर्ड, इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे। बेटा जो ब्राइट स्किन कलर्ड हैं, दे आर लिविंग इन द इन एन एरिया विद इंटेंसिव विद इंटेंसिव, या एक मिनट आप पहले कह लीजिए कि दे बोथ आर लिविंग टुगेदर। आप यूं कह लें कि बोथ आर लिविंग टुगेदर, डार्क स्किन भी और लाइट स्किन दोनों जो हैं बोथ आर लिविंग टुगेदर। और ये दोनों जो हैं ये जब इकट्ठे रह रहे हैं तो अब इनका जो है वो प्रॉब्लम ये है कि ये रह रहे हैं एक डार्क फॉरेस्ट में, डार्क फॉरेस्ट में रह रहे हैं। डार्क फॉरेस्ट में रहने की वजह से यहाँ पर एडवांटेज किसको आएगा, आप बता सकते हैं? शिकारी से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए एडवांटेज किसको आएगा? और मेरा ख्याल है डार्क फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो डार्क स्किन वाले को एडवांटेज होगा। डार्क स्किन वाले को छुपने का एडवांटेज है, कैमोफ्लाज का एडवांटेज है। ठीक है। वो बड़ी आराम से छुप सकता है, बड़ी आराम से अपने प्रेडेटर से, अपने शिकारी से बच सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो किसकी फेवर में नहीं है, वो लाइट स्किन कलर की फेवर में नहीं है। ठीक है। ब्राइट स्किन कलर की फेवर में नहीं है क्योंकि अंधेरे में भी ज्यादा बचने का चांस जो है वो डार्क स्किन कलर वाले का है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हर लिहाज से इस वक्त जो कंडीशन है उसमें डे और नाइट दोनों में जो एडवांटेज है वो डार्क स्किन कलर्ड को है। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई। ठीक है। बेटा ये जो फोर्सेस होती हैं जैसे डार्क फॉरेस्ट, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेडेटर्स, जैसे ह्यूमिडिटी, जैसे सॉल्टीनेस ऑफ वाटर जिसको सेलिनिटी कहते हैं, सॉल्टीनेस ऑफ वाटर। ठीक है। जैसे पीएच, ये तमाम फैक्टर जो हैं इनको हम एक जो है वो पैराए में लाते हैं और वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन
ये बेसिकली सिलेक्शन फोर्सेस हैं। सिलेक्शन फोर्सेस से यहां ये मुराद नहीं है कि ये कोई फोर्स लगाते हैं, बेसिकली ये सिलेक्शन फोर्सेस कह लें, या इन अदर वर्ड्स ये सिलेक्शन फैक्टर्स हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिसने किसी भी ऑर्गेनिज्म को या तो रेकमेंड करना है या उसने उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिनाई करना है। अब अकॉर्डिंग टू साइंस ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इस पर एक्ट करने, ये बेसिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करती हैं, और एक्ट करके इसका ये मतलब नहीं होता, अकॉर्डिंग टू साइंस इनका ये मतलब नहीं होता इनको पीछे से कोई ड्राइव कर रहा है, इनको पीछे से कोई हिला रहा है, इनकी डोरियां हिला रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंस बात हो रही है, ठीक है। ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाले वो फैक्टर्स हैं जो इन पे प्रॉपरली पूरा उतरेगा, जो इनको, गौर से सुनिएगा बेटा, जो इनको प्रॉपरली अडेप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा। यानी हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा। लिहाजा जो अडेप्ट कर गया, जो इन फैक्टर्स को अडेप्ट कर गया, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है सबके लिए ये फैक्टर हो। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, पीएच और सैलिनिटी, ये फिश के लिए हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी फॉर एग्जांपल, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए, खुश्की के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो तमाम बातें हैं, इसमें एनवायरनमेंट के ऊपर अपना अलग अलग, हर एनवायरनमेंट में अलग अलग सेलेक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर बात करते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर लेते हैं। एक है पोलर बियर वर्सेस कैमल, दो दूर के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इन दोनों को आप अपने एनवायरनमेंट से शिफ्ट कर दोगे, दे वुड नॉट सर्वाइव। क्यों? इनके अंदर वो स्ट्रेटेजी नहीं है कि ये उस जगह के टेम्परेचर को, इनके लिए जो नेचुरल सिलेक्शन की सिलेक्शन फोर्स होगी वो क्या होगा, वो इनके लिए होगा टेम्परेचर। नेचुरल सिलेक्शन की सिलेक्शन फोर्स इनके लिए टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हर एनवायरनमेंट में सिलेक्शन फोर्स डिफरेंट हो सकती है। इसी तरीके से आप जो है वो बात कर सकते हैं, टेम्परेचर तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, ये तो एक बहुत ह्यूज फैक्टर है। लेकिन इसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है। जैसे कैमल है, वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है, ठीक है। तो वो भी उसने, अगर तो उसने अडेप्ट ना किया होता तो फिर वो वहां सरवाइव नहीं कर सकता था। अच्छा, एक बात यहां पर थोड़ा सा गलत एंगल जा रहा है। अडेप्टेबिलिटी इज नॉट, डज नॉट अकर बाय विल। ये अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। अडेप्टेबिलिटी डज नॉट अकर बाय विल। ये एक चांस इवेंट होता है, चांस ऑफ जीन म्यूटेशन। मैंने आपको कहा था ना, कुछ म्यूटेशंस फेवरेबल होती हैं, कुछ म्यूटेशंस अनफेवरेबल होती हैं। जो म्यूटेशंस फेवरेबल होती हैं वो फेवरेबल किसकी वजह से होती हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट उनको फेवर कर देता है, इन्वायरमेंट नहीं बल्कि नेचुरल सिलेक्शन उनको फेवर कर देती है। जबकि जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है वो, नेचुरल सिलेक्शन जिनको डिनाई कर देती हैं, वो म्यूटेशन अनफेवरेबल हो जाती है। आपको याद है मैंने मलेरिया के बारे में क्या कहा था? जरा बताइएगा। मलेरिया वर्सेस सिकल सेल एनीमिया, कल इन दोनों की बात हुई थी, क्या कहा था मैंने? सिकल सेल एनीमिया तो वो होता है जिसमें आपके एग्जाम्पल जीन म्यूटेशन हो जाती है और आपका हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? उसमें क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं। इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है बेटा कि ये जो होते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया के सेल्स होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर चुके होते हैं। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो इसमें एंटर नहीं हो सकता। अब जिन इलाकों में डेथ्स मलेरिया की वजह से होती हैं, वहां सिकल सेल एनीमिया बाकायदा एक फेवरेबल फैक्टर के तौर पर आता है।
और खास तौर पर वो वाला सिकल सेल एनीमिया जिसमें कुछ सेल नॉर्मल बनते हैं, कुछ सेल डी शेप्ड बनते हैं। याद है आपको, कल मैंने ये बात कही थी, मुझे वैसे अच्छा नहीं लग रहा कि आप भूल गए हैं, लेकिन जो है वो ये मैंने कल आपको बात की थी सिकल सेल एनीमिया के हवाले से, और मैंने ये कहा था कि ये जो एनीमिया है, इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है एनीमिया का कि उसमें सारे सेल्स ही खराब बने। वो किधर गया, HbS और HbA? हीमोग्लोबिन सिकल सेल और हीमोग्लोबिन नॉर्मल वाला, यहाँ कहीं बनाया था मैंने, ड्रॉ किया था। खैर उसको छोड़ें। मैंने आपको कहा था कि HbS दो तरह की जीनोटाइप पॉसिबल होती हैं सिकल सेल एनीमिया के हिसाब से। एच बी ए जो है वो नॉर्मल है, और HbS वो है कि जिसमें जो सेल होगा, रेड ब्लड सेल, वो सिकल बनेगा, यानी खराब हो जाएगा, डी शेप्ड हो जाएगा। अब दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो जीनोटाइप एच बी ए है तो कंप्लीट फिनोटाइप क्या होगी, नॉर्मल होगी। अगर जीनोटाइप HbA और HbS है तो इसमें हाफ नॉर्मल और हाफ सिकल सेल एनीमिया होगी। ठीक है, यानी हाफ सेल्स जो हैं वो नॉर्मल बनेंगे और हाफ सिकल्ड बनेंगे। तीसरी टाइप है HbS इसमें ऑल जो है वो डी शेप बनेंगे। ये जो है, जाहिर सी बात है, ये डेथ कॉज कर सकती है। इसमें हाफ खराब होते हैं और हाफ सही होते हैं। इन लोगों के लिए मलेरिया एक इतनी डेडली डिजीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि मलेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनके उनके डी शेप होने की वजह से। तो ये वो फैक्टर। अब आप देखें कि मलेरिया वैसे बहुत डेडली डिजीज है, बहुत ज्यादा तकलीफ दह डिजीज होती है। अगर तो खैर उसका इलाज आ गया, बहुत अच्छा इलाज आ गया है, लेकिन मलेरिया की डिजीज बड़ी बड़ी जो है वो तकलीफ दह होती है। अब क्या होता है कि बहुत से वो इलाके जहां पर मलेरिया होता है और डेथ्स हो जाती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए जो सिकल सेल एनीमिया है, यानी एक डिजीज, वन डिजीज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द अदर, एक डिजीज जो है वो दूसरी डिजीज से बचा रही है। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसमें रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, डी शेप हो जाता है। ठीक है, अब ये डिजीज मलेरिया से बचा रही है। ये है मिरेकल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें किसी एक कैरेक्टर को किसी वजह से फेवर कर दिया गया, किसी एक कैरेक्टर को किसी वजह से फेवर कर दिया गया। तो ये है असल में नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम कहते हैं। बेटा समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है। अच्छा, अडेप्टेशन में ये हो सकता है कि अगर आप कैमल जब पैदा हुआ तो उसे आप तभी पोलर वाली जगह पे छोड़ दें, वो हाँ, ये अडेप्ट कर आपने लेगा अच्छा उस सवाल, जगह को। नहीं ऐसा नहीं होता। वो उस जगह को अडेप्ट नहीं कर सकता। अडेप्टेशन डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप, डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप। अगर आप उसको छोड़ते भी हो ऐसी जगह पर, तब भी वो फौरन ही जो है वो उसका जो बच्चा होगा कैमल का, वो मर जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ये जो जीन म्यूटेशन है ना, जीन म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन का सेलेक्ट हो जाना, ठीक है, यानी नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जीन म्यूटेशन का सेलेक्ट हो जाना, ये सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का प्रोसेस नहीं है, ये मिलियन ऑफ इयर्स का प्रोसेस है, जिसमें जरूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन सेलेक्ट हो। बहुत सी म्यूटेशंस फेवरेबल होकर सेलेक्ट हो जाती हैं बड़ी जल्दी, और बहुत सी लीथल होती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात, आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन आई, और वो म्यूटेशन जो है वो उसके लिए फेवरेबल हो गई। अब अगर वो उसकी नस्ल में ठीक तरह ट्रांसफर नहीं हुई ना, तब भी अडेप्टेशन कंसीडर ही नहीं की जाएगी। मतलब इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आना, इसका मतलब ये नहीं है कि एवोल्यूशन हो रही है, नहीं। चेंज
तब कंसीडर किया जाता है जब सिंगल ऑर्गेनिज्म का चेंज ना आए, बल्कि चेंज आना चाहिए पॉपुलेशन लेवल पे। यानी वो चेंज इतना प्रिवेल कर जाए, गौर करें, वो चेंज इतना प्रिवेल कर जाए कि उसका इफेक्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल फैमिली नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन पे पड़े। वापस आए जरा इस एग्जांपल के ऊपर, आपको सही समझ आएगा। ये जो रैबिट्स वाली एग्जांपल थी, रैबिट्स वाली एग्जांपल में जो किसके ऊपर असर हो रहा था? एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट हो रहा था? पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, डार्कनेस और ब्राइटनेस का। बेटा जब ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो जिसका इफेक्ट पूरी पॉपुलेशन के ऊपर पड़े, तब जाके हम कहते हैं कि उसकी सिलेक्शन हुई है और एवोल्यूशन हुई है। फॉर एग्जांपल, अब आपको क्या लगता है कि डार्क फॉरेस्ट में डार्क रैबिट सरवाइव कर गए, आफ्टर 10 years इस एरिया में कौन से रैबिट सरवाइव कर रहे होंगे? वो ज़्यादातर डार्क रह गए होंगे। ओनली डार्क। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रेशर, जो नेचुरल सिलेक्शन की फोर्सेस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो फेवर कर रहे हैं डार्क को। लेकिन अगर हालात ने पलटा खा लिया और वो डार्क फॉरेस्ट एक सवेना में चेंज हो गया जिसमें बिल्कुल भी ठीक तरह दरख्त नहीं होते, जो अफ्रीका के जंगलात जहां पे ज्यादातर लायंस वगैरह होते हैं उनको सवेना कहते हैं, ठीक है? तो सवेना में चेंज हो, अगर ये डार्क फॉरेस्ट सवेना में चेंज हो गया जिसमें कोई भी डेंस ट्री नहीं होता, डेंस ट्री फॉरेस्ट नहीं होता, ठीक है, अगर वो ब्राइट फॉरेस्ट में चेंज हो गया तो एकदम हालात पलटा खाएंगे और डार्क स्किन को रिजेक्ट करके किसको फेवर कर दिया जाएगा? ब्राइट स्किन को। चेंज आ गया पॉपुलेशन में। बेटा ऐसा, ऐसी म्यूटेशन जो पूरी पॉपुलेशन पे इफेक्ट करे, उसको हम फिर कहते हैं कि वो जो म्यूटेशन है वो आगे चेंज होती है, वो एवोल्यूशन लेकर आती है। सिंगल म्यूटेशन जो सेलेक्ट हो भी जाए, सिंगल म्यूटेशन डजंट काउंट। वो म्यूटेशन पॉपुलेशन में फैलनी चाहिए। वो म्यूटेशन उसका वो जो है वो पॉपुलेशन में ज्यादातर जो है वो होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन में उसका असर होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं अगर लायन की बात करता हूँ, ठीक है, अब जो लायन है उसमें उसके जो हेयर हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और जो फीमेल्स होती हैं लायंस की, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द हेयर, बहुत ज्यादा, ठीक है? अब एक लेसर हेयर वाला है, लेसर हेयर वाला, एक लायन लेसर हेयर वाला है और एक डेंस हेयर वाला है। फीमेल्स इसको सिलेक्ट करती हैं, और आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर स्पीशीज आगे चलनी है तो वो किसकी वजह से चलनी है? फीमेल की वजह से चलनी है। स्पीशीज अगर आगे चलनी है तो अगर फीमेल इसको फेवर करेंगी तो कौन सा ट्रेट आगे जाएगा? डेंस हेयर वाला ट्रेट आगे जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट हेयर वाला, लेसर हेयर वाला ट्रेट खत्म होता जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। अगर जीन म्यूटेशन जो है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाती है कि अगली नस्लों में वो चलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये अब प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी है, ठीक है? इसकी एक और मिसाल हम निकाल कर आते हैं। मैं आपको सिलेक्शन समझाने के लिए मिसाल निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, दो पोलर बियर्स हैं, ठीक है? दो पोलर बियर्स हैं जिनमें एक में जो है वो डेंस फैट है और एक में लेस फैट है। सरवाइव तो वो कर रहा है, लेकिन एक में डेंस फैट है और एक में लेस फैट है। अब जो लेस फैट वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अंडर द प्रेशर ऑफ द टेम्परेचर दे हैव स्टार्टेड डाइंग, मरना शुरू हो गए, ठीक है? अब इनका मरना शुरू हो जाना, यहां पर क्या होगा? इनको पॉपुलेशन में ज्यादा कर देगा। जो भी फीमेल्स होंगी वो इन्हीं की तरफ आएंगी क्योंकि ये वाले बहुत कम मिलना शुरू हो जाएंगे, और आखिरकार इनके जीन क्योंकि आगे नहीं जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन या ये जीन खत्म होना शुरू हो जाएगा। पता है नेचुरल सिलेक्शन को असल में क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन जो है वो असल में जीन ट्रांसफर पे इफेक्ट करती है। जो जीन ट्रांसफर होगा वो कैरेक्टर सरवाइव करेगा। जो जीन डिनाई कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वो अगली नस्लों में नहीं जाएगा। ये देखें, ये डिनाई कर दिया गया, लेस फैट की वजह से डिनाई कर दिया गया, ये अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा और दूसरा जो है वो उसका राइज होगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। ये बेटा क्लियर हुआ? हाँ जी, कह रहे हैं।
अच्छा, अब जरा ये देखिए, ये डार्विन की वर्किंग है। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन में आपको बता चुका हूँ। डार्विन जो है उसने असल में जो देखा था ना, उसने ये देखा कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपसे एक आइडिया ले लेता हूँ। अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर है, ये पोल है नॉर्थ और ये पोल है साउथ। दो अमेरिका है बेटा, एक अमेरिका ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा अमेरिका के नीचे की तरफ है साउथ अमेरिका, और इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। साउथ अमेरिका में इधर करके जो है वो एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं गैलापेगस आइलैंड। गैलापेगस आइलैंड, ये जो गैलापेगस आइलैंड है, ये इस पे डार्विन ने अब ये जो है ना, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं मेनलैंड साउथ अमेरिका। मेनलैंड, मेनलैंड साउथ अमेरिका। इस पे डार्विन को एक खास किस्म की चिड़िया मिली जिसकी बीक शेप जो है वो ये थी, और ये जो है वो सीड खाया करती थी, सीड ईटर। ठीक है। अब डार्विन ने उसके अलावा इर्द गिर्द के जजीरों पर जब उसने वो किया ना, विजिट किया, तो खास तौर पर गैलापेगस पे उसको, गैलापेगस आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है बेटा, एक आइलैंड नहीं है, उसको हर जजीरे पे डिफरेंट टाइप की बीक मिली। हालांकि स्पीशीज वही है, हालांकि चिड़िया वैसी ही है, लेकिन उनकी बीक्स डिफरेंट है। जैसे ये है, जैसे ये है, ये है, ये है, गौर करें। ये है जो कि सीड को क्रश करती है, इसकी शेप वैसी है। ये वो है जो कि बड़े ही नेक्टर कलेक्ट करती है चिड़िया। ठीक है, तो इसकी बीक देखें कैसी लंबी सारी है। ये वो वाली चिड़िया है जो छोटे छोटे इंसेक्ट खाती है। ठीक है, इसकी देख लीजिए, कैप्चरिंग है, दबाने वाली, ये दबा लेगी फौरन, इसका मुंह फटाफट बंद हो जाएगा और ये जल्दी से अपने मुंह में उसको दबा लेगी। ये कौन है? ये इंसेक्ट, बड़े बड़े इंसेक्ट खाती है, तो गौर करें इसका मुंह उतना ही बड़ा है। ठीक है, और इंसेक्ट को क्रश करने के लिए बड़ी जबरदस्त बीक है इसकी। अब ये क्या है? ये बर्ड्स और फ्रूट्स खाती है, ये फ्रूट्स खाती है। इसकी बीक जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस है, रस चूसने के लिए इसकी बीक बेस्ट है। ठीक है, ये जो है, ये ट्रीज को खोद के उसमें से इंसेक्ट निकालता है। तो आप देख लीजिए इसकी बीक। इन सब का एंसेस्टर ये है। इसके बच्चे डिफरेंट आइलैंड्स पे जाके फूड वैरायटी की वजह से इसके जो अगली नस्लें हैं उनमें बीक जो है उसकी भी वैरायटी आना शुरू हो गई। यानी बेसिकली हुआ क्या कि जिनकी ये बीक शेप्स थी वो सिलेक्ट होना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी बीक खुद ही नहीं चेंज की, अपनी बीक उन्होंने खुद ही नहीं चेंज की। अपनी बीक उन्होंने बेटा खुद ही नहीं चेंज की, बल्कि इनकी बीक्स अकॉर्डिंग टू नीड, जिस जिसमें वो बीक थी वो सेलेक्ट होना शुरू हो गए, वो ज्यादा कामयाब होना शुरू हो गए। जिनमें वो पर्टिकुलर बीक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फूड मौजूद थी वो सिलेक्ट होना शुरू हो। तो अब देखें, एंसेस्टर एक हो और उसकी वैरायटीज इतनी हो ना, तो हम कहते हैं कि एंसेस्टर हैज रेडिएशंस। रेडिएशन यही होता है ना कि वो किसी चीज में से शुआएं निकलना। ठीक है, एंसेस्टर हैज रेडिएशंस, वो उसकी काफी ज्यादा जो है वो फैमिलीज बन गई डिफरेंट। ठीक है, क्या वजह है? म्यूटेशंस की वजह से। तो इसको हम अडेप्टिव रेडिएशंस भी कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है अडेप्टिव रेडिएशन, यानी इसी एक एंसेस्टर की फैमिलीज में बड़ी मल्टीपल किस्म की अडेप्टेशंस आई। ये वही एग्जांपल आपको डार्क और लाइट फॉरेस्ट वाली दी हुई। अच्छा बेटा, ये जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा वैरायटी पे। एक दो पेजेस रह गए हैं इस चैप्टर के, इसको कंटिन्यू करें या पेपर शुरू करें? पेपर शुरू कर लेते हैं, 2 पेज चलो ठीक।